चलो तो लास्ट टॉपिक मैग्नेटिज्म का है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये लास्ट टॉपिक है और इसमें हम लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जानना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में जानना है। इसमें सबसे पहला पार्ट है मैग्नेटिक मटेरियल्स में थोड़ा सा एक न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते। हम लोगों ने कहा था कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है और उसका एक एविडेंस था कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट मेजर करते हैं तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रलाइज करता है। उसी पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। द पॉइंट्स वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट एंड अर्थ इज जीरो आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पोजिशन पर यह डिपेंड करता है। ठीक, अब यहां पर जैसे मान लो हमने एक यहां पर एक पोजीशन ले लिया कि नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल का मतलब क्या है, इसको समझोगे कि ये ऑलरेडी हमारा एक लाइन है जो हमने प्रीवियस क्लास में बताया था। ये जियोग्राफिक साउथ और ये जियोग्राफिक नॉर्थ, और यहां पर हमने एक मैग्नेट को प्लेस किया। ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ का एक ही डायरेक्शन है, इसलिए कहा नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ। इस पोजीशन पर मैग्नेट को रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम यहां एक निडल को रखेंगे। निडल को रखा, इसके पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है उन सबको हमने मेंशन कर दिया। यहां भी जहां जहां डिफ्लेक्शन जैसे जैसे हो रहा वो मैं लिखते जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट को हम मिला देते हैं, तो इस तरह का फील्ड पैटर्न बन रहा है। यहां भी सारे पॉइंट को मिला दिया, फील्ड पैटर्न बन रहा है। फिर आगे बढ़े, फील्ड पैटर्न ऐसा बन गया। यहां भी ऐसा ही पैटर्न बना। जब निडल को हम लोग यहां लाते हैं तो निडल में डिफ्लेक्शन नहीं होता, नो डिफ्लेक्शन। इसका पॉइंटर ऐसा ही रह जाता है। ये हम लोग सेंटर ऑफ द मैग्नेट से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। इसका मतलब यहां पर ये एक ऐसा पॉइंट है, ये मैग्नेट का पोजीशन है और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था, साउथ से नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ये BH कहलाएगा। इसका मतलब BH का डायरेक्शन यहां पर ऐसे हो गया। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब मैग्नेट को हम लोग इस पोजीशन पे रखते हैं और इसके परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट फील्ड होता है और ये बनता है B इक्वेटोरियल। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वेटोरियल। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एरो ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर B इक्वेटोरियल। तो B इक्वेटोरियल को बैलेंस कौन किया, BH बैलेंस कर दिया। अब B इक्वेटोरियल को मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का बैलेंस कर दिया। इसका वैल्यू क्या होता है, μ0/4 आइडियल कंडीशन में m/d³ इज इक्वल टू BH। और इससे हम लोग क्या पोजीशन निकालेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस क्या माना है, D। इस D का वैल्यू निकाल लेंगे
तो यहाँ डी क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई बी एच, देन डी बिकम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई बी एच होल टू द पावर क्या आ जाएगा 1/3। आ गया समझ में? ये नोट्स में लिखा हुआ और फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है। आ गया समझ में 100%? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा अपना। आ गया? आगे बढ़े। अब देखो ये फिगर हमारा देखो, नॉर्थ से नॉर्थ कॉन्साइड किया, यहां पर क्या आ गया क्यू पर? न्यूट्रल पॉइंट्स आ गया, और फिर इसका वैल्यू ये लिख दिया। आइडियल कंडीशन हम यूज किए हैं, हम लोग आइडियल कंडीशन होगा, एल का वैल्यू वगैरह नहीं दिया रहता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में आइडियल कंडीशन ही यूज होगा। मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते। दूसरा क्या आएगा? कंडीशन साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, मतलब ये जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक नॉर्थ। अब मैग्नेट को हम लोग प्लेस करेंगे यहां, और मैग्नेट का साउथ यहां होगा, नॉर्थ यहां होगा, यही कह रहा है। देखो मैग्नेटिक साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। अब फिर लाइंस वैसे ही बनाएंगे, यहां मेजर किया, यहां मेजर किया, डिफ्लेक्शन आया नॉर्थ से साउथ, यहां मेजर किया, डिफ्लेक्शन आया नॉर्थ से साउथ, ऐसे ही बढ़ते गए नॉर्थ से साउथ। अब जैसे हम बढ़ते जा रहे आगे, तो ऊपर गए या नीचे गए, तो यहां पर पोजीशन देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ जाएगा, इधर आएंगे ऐसे आएगा। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ द मैग्नेट से डी। अब एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाओ, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर हुआ? डाइपोल का साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन है, और एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अलोंग दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग मतलब, ये एरो थोड़ा गलत लिखा गया, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो गया? मैग्नेट का एक्सियल पोजीशन। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां? जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब बी एच का डायरेक्शन ये, तो बी एच और ये बी एक्सियल एक दूसरे को क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। तो यहां पर भी क्या आ गया? बी एच इज इक्वल टू बी एक्सियल। अब बी एच इज इक्वल टू बी एक्सियल का मतलब क्या हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई डी क्यूब। अननोन क्वांटिटी, डी ही अधिकतर क्वेश्चन में रहता है, तो डी क्यूब मेजर कर लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई बी एच, एंड फाइनली डी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम बाई बी एच होल टू द पावर 1/3। आ गया समझ में? तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट्स। और छोटा सा पार्ट था, ये ऑलरेडी यहां भी मेंशन किया हुआ, देखो पिक्चर में ऐसा ही आया, तो यहां पर आ गया पी पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट, और फिर इसको आइडियल कंडीशन ले लेंगे, और यहां से मैग्नेटिक मोमेंट या पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट, दो क्वेश्चन रह सकता है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट पढ़ना? सबसे पहला टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फिलाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। कुछ पैरामीटर सब जानना है जो ऑलरेडी हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। दूसरा कहता है मैग्नेटाइजेशन। जब किसी भी मैग्नेटाइज सब्सटेंस को आप मैग्नेटाइज करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन,
उसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जब मैग्नेटाइजेशन होता है तो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करता है। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें, या ऐसी घटना जिसमें एक मैग्नेटाइज मटेरियल को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जिससे उसका पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करता है, उस फिनोमेना को हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब वही जो पोल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गया, हम उसको घटा दे, डिक्रीज कर दे कोई अलग एक फोर्स लगा के, तो उसको कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है डीमैग्नेटाइजेशन, द फेनोमेनन ऑफ डिक्रीजिंग और स्पॉइलिंग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को वीक कर देना डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ये कब होगा? जब मैकेनिकल जर्क दो, मैग्नेट को तोड़ दो, मैग्नेट में आप या इसको मैग्नेट को टेम्परेचर बढ़ा करके कुछ भी कर दो, तो उस कंडीशन में उसका डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट, अब जब मैग्नेटाइजेशन आपने किया, मैग्नेटाइज किया, पोल स्ट्रेंथ को आपने इंक्रीज किया, तो वहां पर एक इंटेंसिटी डेवलप किया, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे मेजर करते हैं? तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आपने डेवलप किया, पोल स्ट्रेंथ को बढ़ाया पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, और वॉल्यूम को एरिया इनटू मैग्नेटिक लेंथ। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एरिया ये बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सब लिखा हुआ है, देखिए यहां पर वही है। क्लियर? एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट हो गया। नेक्स्ट टर्म आ जाए। नेक्स्ट टर्म कहता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, या इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं, एक ऐसा फील्ड जिससे कि आप मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं, एक फील्ड अप्लाई करके, उसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? डिग्री और एक्सटेंट एट टू विच द मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन बी मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एंटर किया, आप ऐसे भी कह सकते। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक ही बात है। नेक्स्ट टर्म, तो इसको मेजर कैसे करते हैं? एच को बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस बाय म्यू नॉट। तो ये कब आ गया? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, जब हमारा वैक्यूम होगा। अब मीडियम होगा तो बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ठीक। नेक्स्ट टर्म, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आ गया, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया बताओ जल्दी से? बी बाई एच हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट टर्म आ जाए। नेक्स्ट टर्म कहता है मैग्नेटिक मटेरियल्स में रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या हो गया? वहां क्या था? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू बाई म्यू नॉट के रेशियो को म्यू आर कहेंगे। क्लियर? म्यू बाई म्यू नॉट। अब म्यू कहां से आया? मैग्नेटिक फील्ड इन द सब्सटेंस बाय मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। इसके रेशियो को कह देंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि कितना उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ, डिग्री बताता है। जैसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बताता था इलेक्ट्रिकल बिहेवियर डाइपोल का, उसी तरह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक बिहेवियर को बताएगा।
उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी बताया कि कितना जल्दी वो मैग्नेटाइज हो रहा है, और इसका वैल्यू होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी बाई एच। इसलिए कि यहां पर आई का वैल्यू अभी जस्ट पता है एम्पियर पर मीटर, और एच भी एम्पियर पर मीटर, और दोनों को डायमेंशनली देखोगे तो ये क्वांटिटी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना, सराउंडिंग से इसको आइसोलेट कर देना। इसका मतलब अदर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक शील्डिंग था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एक ऐसा रीजन हम लोग क्रिएट किए थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वैसे ही मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सब्सटेंस या जो भी आपने रीजन क्रिएट किया है उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो। और यही कारण है, देखिए यहां क्या लिखा, व्हेन एन आयरन बॉक्स इज प्लेस्ड in a magnetic field, then the value of magnetic field inside the box is zero. So to protect any apparatus from external magnetic field, it is put inside an iron box. That is why passenger traveling by airplane are allowed to carry magnet inside an iron box. तो आयरन बॉक्स जैसे पहले एयरलाइंस में क्या होता था, जैसे आप क्लॉक वगैरह पहन के जा रहे हो, जिसमें हम लोग पुराना जो HMT क्लॉक यूज करते थे जिसमें निडल का मूवमेंट होता था, आपने उसमें गौर किया, उसके अंदर मैग्नेटिक शील्डिंग क्रिएट किया जाता था कि यदि आप बाहर से कोई मैग्नेट को भी रखोगे तो उसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को आप, मतलब वो एक ऐसा रीजन है जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ में आ गई बात? तो ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। अब आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। कहता है कि जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल को आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो उसमें जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और एक आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो आपने एक सब्सटेंस को प्लेस किया, अब ये जो सब्सटेंस को प्लेस किया तो इसके अंदर जो या इसके नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया BI और आपने अप्लाई किया B0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। अब हम लोग क्या पढ़े अभी, B0 का मतलब μ0 into H, और ये क्या क्या आपने इंड्यूस किया, तो इंड्यूस के लिए क्या टर्म आया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसको क्या लिख देंगे आप, म्यू इंटू μ0 इंटू BI है तो μ0 इंटू I लिख देंगे। अब इसमें से μ0 H को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस I/H हो जाएगा। I/H को क्या आपने यूज किया, ससेप्टिबिलिटी, तो यहां पर ये ससेप्टिबिलिटी बन गया, ये μ0 H हो गया, ये 1 प्लस M बन गया, और B को हम लोग क्या लिखे थे, μH लिखे थे, H और H कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, μ/μ0 इज इक्वल टू 1 प्लस M, और ये रेशियो क्या बताया था आपने, रिलेटिव परमिएबिलिटी, 1 प्लस M, ये रिलेशन याद रखना है। और वहां पर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, ये एप्सिलॉन R या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K विच इज इक्वल टू 1 प्लस E। दोनों एकदम सिमिलर है, ये रिलेशनशिप याद रखना है। अब आ जाए हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो 3 तरीके का मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, एक को डायमैग्नेटिक कहते हैं, पैरा फेरो, केमिस्ट्री में पढ़ा है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो बहुत कम होता है और वो हमेशा अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है।
ठीक, इसको हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, ये याद रखना। परमिएबिलिटी पॉजिटिव लेकिन वेरी लो वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, कहेगा ए मैग्नेटिक सब्सटेंस हैज परमिएबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी ले लो -0.36। आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। क्या लिखा है देखो, नेगेटिव लिखा है नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। आंसर सीधा हम लिख देंगे डायमैग्नेटिक। अब 1 से बिलो पॉजिटिव परमिएबिलिटी, कहेगा कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसका परमिएबिलिटी 0.07, 1 से काफी कम, लो परमिएबिलिटी, क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यही जब आ जाएंगे पैरामैग्नेटिक में तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगा, परमिएबिलिटी 1 के आसपास। और जब फेरोमैग्नेटिक में आएंगे तो काई का वैल्यू मोर पॉजिटिव, म्यू आर का वैल्यू मोर देन 1। ये दिमाग में रखना है, ठीक, आ गया समझ में। अब आ जाए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो इसी टर्म में लिखा, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिज्म होता है और वो फील्ड के डायरेक्शन में होता है, डायमैग्नेटिक अपोज करता है। तो आप केमिस्ट्री के टर्म याद रखो, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा, मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेरो। और यहां पर याद रखो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव डाया, पॉजिटिव पैरा, मोर पॉजिटिव मोर देन 1 फेरो। दो ही चीज दिमाग में रखना है। तो यहां पर इसका वैल्यू देख लो क्या आ रहा है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक, लिख दिया है। दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू और रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से थोड़ा सा ज्यादा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, और देखो इसका काईएम का वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू होगा, ठीक। ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ सम डेफिनेशंस। अब देख लीजिए ध्यान से, क्यूरी लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरी के अकॉर्डिंग कहता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है काई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये जो ससेप्टिबिलिटी है, जब हम लोग एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं सी, और इस सी को कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट। तो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स है सबका क्यूरी टेम्परेचर भी होता है, और उसी से वो आइडेंटिफाई होता है कि वो कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर देता है। तो यहां पर ये चीज याद रखना है कि ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसी को क्यूरी लॉ कहते हैं, ठीक। यही है C/T, टी का नाम क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है, लिख दिया क्यूरी कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब कहता है कि यदि टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल अपने प्रॉपर्टी को लॉस करता है, वो डायमैग्नेटिक बन जाता है, ठीक। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का चेंज नहीं करता अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ। इट मींस ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो कहेगा कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में कोई रिलेशन नहीं देता, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा और फेरो में वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब क्यूरी टेम्परेचर, हर मटेरियल का अपना एक टेम्परेचर है, और वो देखिए टेम्परेचर क्या है। निकेल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस, आयरन का 770 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट का 1120, ये सारे क्यूरी टेम्परेचर है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वो मटेरियल अपने बिहेवियर को मेंटेन किया हुआ है। आयरन 770 डिग्री सेल्सियस तक
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब कहेगा कि एक आयरन को हमने 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया। क्लियर? 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया। आयरन कैसा मटेरियल है? फेरो। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट कर दिया तो वो अपने प्रॉपर्टी को लॉस करके क्या देगा? पैरामैग्नेटिक। आंसर आ जाएगा पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये टेम्परेचर याद होना चाहिए। क्लियर? अब यहां पर ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ क्या कहा? ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट किसमें? डायमैग्नेटिक। क्यूरी-लॉ-कोबे नहीं कर रहा है तो ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाएगा। दूसरा आ जाओ, क्यूरी-लॉ-कोबे कर रहा है, इनवर्सली है पैरामैग्नेटिक। अब फेरो क्या है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसका प्रॉपर्टी लॉस करता है, जैसे आयरन 770 के बाद। इसका मतलब ये कुछ वैल्यू के बाद करेगा तो ये कैसा हो गया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आ गया समझ में? अब आ जाए, तीनों को हम लोग डिस्टिंग्यूश करेंगे। एक और प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। पहला है कि सिंपली डेफिनेशन के टर्म में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे ही डाला तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे भाई? अवॉइड करेगा। अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है, पैरा सपोर्ट करता है, अफेरो स्ट्रांगली सपोर्ट। इसका मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यदि हम अप्लाइड फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर कुछ फील्ड पैटर्न आएगा। डायमैग्नेटिक में तो कुछ आएगा, मतलब बिल्कुल कम। एक तरह से हम समझे अपोज करेगा, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अपोज करना है इसको। अब इसके अंदर फील्ड लाइंस जाना ही नहीं देगा। देखो नहीं गया तो ऐसा पैटर्न दे देगा, कहेगा बताओ कौन सा सब्सटेंस है। अब पारा में जाएगा, पैरामैग्नेटिक में जाएगा, देखो कुछ चला गया। फेरो में क्या होगा? सारे चले जाएंगे, जितने हैं सब ऑलमोस्ट कंसंट्रेट हो गया फेरो। आ गया समझ में? पैरा में जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेट, स्ट्रांगली नहीं हो रहा, मैग्नेटाइज हो रहा है, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, इसलिए कुछ जाएगा। फीबल मैग्नेटिज्म, आंशिक रूप से मैग्नेटाइज होता है। फीबल का मतलब बिल्कुल थोड़ा, बहुत कम, उसको फीबल कहते हैं, FEEBLE, आंशिक रूप से। हो गया? अब दूसरा पार्ट कहता है कि जब हम एक डायमैग्नेटिक रॉड को सस्पेंड कर दे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, डायमैग्नेटिक रॉड है, देखो कैसा बन रहा है। जैसे ही रखा फील्ड कैसा हो गया? ये परपेंडिकुलर। तो क्या बन गया? ये डाया। पैरा में देखो, जैसे ही फील्ड रखा, फील्ड देंगे कैसा हो गया? अलोंग द डाई, अलोंग द फील्ड, मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक? और फेरो में डालेंगे तो क्या होगा? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। जैसे ही डालोगे स्ट्रांगली। आ गए समझ में? क्लियर? 100%? चलिए, हाँ? फेरो वाले में क्या कहा था? कहा दोनों में सेम है? देखो ना, पिक्चर देखो पहले। इसको डाल रहे तो स्लोली मैग्नेटाइज हो रहा है, देखो स्लोली, और उसको डाल रहे देखो, चेक करो, फास्ट हो रहा है, ज्यादा फील्ड पैटर्न जाएगा। ठीक? डा पैरा फेरो, डाइपोल मोमेंट क्या देगा? नेगेटिव, अपोज कर रहा है। ये क्या देगा? स्मॉल पॉजिटिव। वो क्या देगा? लार्ज पॉजिटिव। सबको एक जगह लिख दिया फिर से, आई नेगेटिव, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। ठीक? म्यू लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, बहुत ज्यादा नहीं, और उसमें लार्जर वैल्यू। हो गया? अब आ जाए, एक लूप है। ये लूप बनता है कि जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ध्यान दोगे मेरी बात को,
और ये सारे लूप को समझने की कोशिश करोगे। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पेटेंट क्वेश्चन है। जब हम आई का मतलब जब हम एच देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड देते हैं, तो उसके अंदर इंटेंसिटी डेवलप करता है, डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, पोल स्ट्रेंथ बढ़ता है। उसको हम लोग आई कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ग्राफ का नेचर ऐसा आ रहा है। अब कितना भी हम एच को बढ़ा रहे हैं तो आई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये इतना ही रह गया, मतलब सेचुरेट कर गया। आई में कोई चेंजेस नहीं, सेचुरेट कर गया। अब इसके वैल्यू को हम एच के वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, एच के वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज जब करेंगे तो वापस लाएंगे इसको ऐसे, नहीं ना? तो कहता कि जब डिक्रीज करेंगे आप तो ये अपने पाथ को फॉलो नहीं करता है, ये दूसरे रास्ते से आएगा। और वो रास्ता देखिए जब डिक्रीज करते हैं तो ऐसा आता है। अब ऐसा आया तो हम यहां तक के रीजन को ले रहे हैं। ध्यान दो, इस पॉइंट पर आई का वैल्यू नॉन जीरो है, आई इसमें है, लेकिन एच का वैल्यू कितना है? 0। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर है, इंटेंसिटी है। तो ये जो रीजन कहलाता है, इस रीजन को कहते हैं रिटेंटिविटी। Magnetization remains within the magnetic material even after the removal of magnetizing field. H के वैल्यू को 0 करने के बावजूद उसमें आई है, उसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंशन टर्म से आया रिटेंटिविटी। अब फर्दर हम इसको घटाएं तो अभी क्या किया? H पॉजिटिव, फिर H क्या किया? 0। अब घटा के क्या करेंगे? माइनस लाओ, तो H निगेटिव यहां आएगा ना, घटाए तो ये यहां आया, तो ये -H हो गया। -H पोजीशन पर आई का वैल्यू क्या आ गया? 0। ये जो रीजन क्रिएट हुआ इसका नाम है कोर्सिविटी। इसका मतलब एक ऐसा रीजन बन रहा है जहां पर इंटेंसिटी 0 हो रहा है और H का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है। उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कोर्सिविटी कहते हैं। अब ये ग्राफ ऐसा आ गया। अब हम चाहते हैं फिर इंक्रीज करें इसको, फिर H का वैल्यू दे, I बढ़ाएं, तो ये फिर ग्राफ वापस उस रास्ते से नहीं जा रहा है, फिर एक नया रास्ता बना रहा है। ऐसा लूप बना दिया। ये क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का एक साइकिल बना। और ये लूप जैसा नजर आ रहा है, इस पूरे लूप का शेप हिस्टेरेसिस है, इसलिए नाम पड़ गया हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन नोन एज हिस्टेरेसिस। आया समझ में? अब इसका एडवांटेजेस या इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं? हमारे पास 2 मटेरियल होता है अधिकतर। एक सॉफ्ट आयरन होता है, ऐसा मैग्नेटाइजेशन का लूप आता है। एक स्टील है, ऐसा रोल। ये सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस लूप है और ये स्टील का है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, व्हाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो, जितना ज्यादा लूप बड़ा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता रहेगा।
इसका मतलब एनर्जी का लॉस उतना ही ज्यादा होगा। इस वाले में एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है, इस वाले में एनर्जी का लॉस कम हो रहा है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमको एनर्जी चाहिए, इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर के कोर में सॉफ्ट आयरन क्यों डालते हैं, तो आंसर क्या होगा? लो हिस्टेरेसिस कर्व या लो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। रीजन एनर्जी का लॉस कम है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब देखो एक एक लाइन को देखो, सब लिख दिए हम, एक एक पॉइंट को हम लिख दिए। देखो ग्राफ ऐसा बना गया, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर ये मैग्नेटाइज हुआ। एक एक पॉइंट लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ओ बी रीजन क्या बन गया? रिटेंटिविटी। ओ सी क्या बना? कोर्सिविटी। अब देखिए एच डिक्रीज किया, आई डिक्रीज हुआ, बट नॉट कम्स टू जीरो, और वो रीजन क्या कहलाया? रिटेंटिविटी। क्लियर? फिर जा जाइए, आई को जीरो कर दिया, नेगेटिव वैल्यू क्या बन गया? वो कोर्सिविटी बन गया, और पूरा लूप क्या बन गया? हिस्टेरेसिस लूप। क्लियर? एरिया जो बनेगा वो क्या बताएगा? लॉस ऑफ एनर्जी, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। किस फॉर्म में रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर? मेटीरियल लाइक आयरन थिन लूप है, और कहां यूज हो रहा है? टेम्पोररी मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और थिक लूप स्टील का कहां यूज हो रहा है? परमानेंट मैग्नेट में। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए क्या है। ये किसका ग्राफ बनेगा? स्टील का बनेगा। और ये कैसा ग्राफ बनेगा? सॉफ्ट आयरन का बनेगा। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, हाई परमिबिलिटी, मस्ट हैव नैरो। और ये क्या बनेगा? मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन इसमें स्मॉलर है, और परमानेंट मैग्नेट में हाई रिटेंटिविटी, हाई परमिबिलिटी, हाई कोर्सिविटी। आगे समझ में? तो इस प्रकार से यह अध्याय पूर्णतः समाप्त। ठीक है, आपके सिलेबस का 4 गुना इसमें पढ़ा दिए। इसका रीजन है आपको हायर स्टडी में दिक्कत नहीं आएगी। और